हम इस क्लॉज को डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक से ज्यादा मॉर्गेजेस हों, एक ही एसेट है जो कि मुख्तलिफ मॉर्गेजेस को दिया गया है, एक से जायद मुर्तहिन है, तो वो तमाम मॉर्गेजीज उनका अगर सेम रैंक है, सबका फर्स्ट रैंक है या पारी पासो है, तो उस सूरत में वो जो एसेट है वो सबके दरमियान शेयर किया जाएगा अपने अपने रिस्पेक्टिव डेट्स के प्रोपोर्शनेट। Agar if the mortgages are ranked in such a way that a succeeding mortgagee should get his debt repaid only when his precedent mortgagee does, the consent of the succeeding mortgagee alone has to be sought. मतलब उसके कहने का ये है कि अगर ये यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ जो हाईलाइटेड है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मॉर्गेज को रैंक किया गया है, रैंकिंग होती है मॉर्गेजेस की, कि जिसमें आप ये कहते हैं कि पहला राइट फर्स्ट रैंक इसका है, सेकंड रैंक इसका है, थर्ड रैंक इसका है। तो अगर इस तरह से अगर आपने तबका बंदी की गई है, आपने डिफरेंट डेट्स को आपने उसके तबके बना दिए फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से, तो अगर आप एक पार्टी को फर्स्ट करार दे रहे हैं और दूसरे को सेकंड करार दे रहे हैं, तो इसमें आपको उस बंदे की, उस मॉर्गेजी की कंसेंट चाहिए होगी। उसकी कंसेंट मिलेगी तो आप इस तरह से रैंकिंग कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आई होप कि सिंपल सी बातें समझ में आ गई होगी। फिर आगे बात करते हैं, द मॉर्गेज एसेट इन अ ट्रस्ट इज अ ट्रस्ट इन द हैंड्स ऑफ द मॉर्गेजी। ये हम पहले पढ़ चुके, कब्जे में शायद, कि जो माले मरहून होता है, जो माल आप बतौर रहन रख रहे होते हैं, वो मॉर्गेजी के हाथों में बतौर अमानत होती है। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, बड़ा अहम पॉइंट है कि कोई सिक्योरिटी आप किसी की तहवील में देते हैं तो अमानतन उसके पास होती है। ऑनर उसका बदस्तूर वही मॉर्गेजर ही रहेगा, राहिन बदस्तूर उसका मालिक रहेगा। तो उसकी चीज दूसरे के पास अमानत पड़ी हुई, अमानतन पड़ी हुई है, लिहाजा वो इसकी हिफाजत बतौर अमाना ही करेगा। ठीक है, वो उसके पास अमानतन पड़ी हुई है। द नोटरी, नोटरी के हाथ में भी और एजेंट के हाथ में भी, एंड स्टिल ओन्ड बाय द मॉर्गेजर एज लॉन्ग एज इट इज मॉर्गेज। वही बात कर रहा है कि वो मॉर्गेजी के हाथ में या नोटरी के हाथ में या एजेंट के हाथ में वो चीज बतौर अमानत पड़ी होगी। देयरफॉर when the mortgage asset perishes in the hand of the mortgagee, the notary or the agent, for a reason other than the transgression or negligence, no responsibility shall rest with him and the debt shall remain valid. इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जो मॉर्गेज एसेट है, माले मुर्तहिन है, वो मॉर्गेजी के हाथों जाया हो जाए, मॉर्गेजी के हाथों जाया हो जाए, या मॉर्गेजी है या कोई या नोटरी है या एजेंट है उसके हाथों जाया हो जाए, तो वो कहता है कि अगर ये किसी ताद्दी की वजह से, यानी किसी नेग्लिजेंस की वजह से, किसी कोताही की वजह से, गफलत की वजह से या ज्यादती की वजह से ना हुआ हो, तो वो शख्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अमानत में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पहले भी स्टैंडर्ड्स में आपके नजरों से गुजर चुका है, जब कोई चीज अमानतन रखी होती है ना, तो उस माल को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए आप जिम्मेदार नहीं, क्योंकि वो चीज अमानतन है। हाँ, मगर ये कि आपने अमानत में खयानत की, उस अमानत को यूज कर लिया, अब आप जामिन है। या आपने कोई कोताही की उसकी हिफाजत में, आपने उसको लॉक में नहीं रखा, ऐसे ही रखा हुआ था, कोई उठा के ले गया, आप जामिन है। ठीक है, तो यहाँ पर अमानत के तमाम तरह अहकामात इस एसेट पर मुरतब होते हैं, क्योंकि ये जो एसेट है ये बेसिकली अमानतन है। ठीक है, आप मॉर्गेज रखते हैं, रहन रखें, तो वो मुर्तहिन यानी कि मॉर्गेजी उसका मालिक नहीं बन जाता। मालिक बनेगा तो उसका जमान उसके हाथ में होगा ना, उसके पास ये बतौर अमानत पड़ी होगी, तो अमानत का जो हुक्म होगा वही उस एसेट पर लागू होगा। फिर ये कह रहे हैं, इफ द पैरिश ऑफ द मॉर्गेज एसेट इज ड्यू टू ट्रांसग्रेशन और नेग्लिजेंस ऑफ द मॉर्गेजी, द एजेंट और द नोटरी ही shall be held responsible for compensation at the value of the asset on the date of its parish, whereas the debt shall remain valid. वो कह रहा है कि अगर ये ज्यादती उस एसेट में या गफलत या कोताही मॉर्गेजी की तरफ से हुई जिसकी वजह से वो एसेट जाया हुआ है, अगर उसकी तरफ से गफलत है, कमी है, ज्यादती है, तो उस सूरत में नेग्लिजेंस है, तो उस सूरत में जो मॉर्गेजी है या उसका एजेंट या नोटरी,
वो जिम्मेदार होंगे कंपनसेशन के लिए, उसको मालिक को कंपनसेट करे, इसके जाया होने पर कंपनसेट करे, क्योंकि जाहिर है उसके पास अमानतन पड़ी हुई थी। अमानत का हुक्म ही ये होता है कि अगर आपकी गफलत की वजह से वो चीज जाया हो जाए, आपने उसको तसर्रुफ में ले आए, आपने उसको इस्तेमाल कर लिया था, अब उसको, आप उसके जामिन हैं, आपके ऊपर वाजिब है कि आप उसको कंपनसेट करें। तो उस सूरत में उस एसेट की वैल्यू देखी जाएगी ऑन द डेट ऑफ इट्स पैरिश, उसके जाया होने के दिन की जो भी उसकी वैल्यू होगी, जिस दिन में वो जाया हुआ है उस दिन उसकी जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से आप उसको कंपनसेट करेंगे। जाया होने वाले दिन का मयार होगा यहाँ पर, जिस दिन वो जाया हुआ है, जिस दिन वो लॉस हुआ है, तो उस दिन की उसकी कीमत के हिसाब से वो कंपनसेट करेगा। वेयर इज द डेट शेल रिमेन वैलिड, और वो जो डेट है वो जाहिर वैलिड रहेगा। इस मॉर्गेज एसेट के कुछ भी होने से आपके डेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेट अपनी जगह वैलिड रहेगा। ठीक है। In this case, the two parties have the right to perform clearance arrangement between the debt amount and the value of the parish mortgage asset। वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस सूरत में, किस सूरत में, इस सूरत में जब माल जाया हो गया, उसकी गफलत की वजह से, कोताही की वजह से, उसकी ज्यादती की वजह से वो माल जाया हो गया, तो आपने उस ज्यादती के दिन को मयार बनाया और उसके हिसाब से आपने कंपनसेट करना चाहा। ठीक है, लेकिन ये दोनों पार्टीज ये भी कर सकती हैं इस सूरत में, नुकसान की सूरत में, ताद्दी की सूरत में, नुकसान की सूरत में, यानी कि कोताही की सूरत में, गफलत की सूरत में, नेग्लिजेंस की सूरत में, नुकसान की सूरत में, दोनों पार्टीज ये कर सकती हैं कि वो आपस में मुकासा कह लें या उस तस्फिया कर लें, तस्फिया ज्यादा बेहतर वर्ड है, तस्फिया वो कर लें आपस में। यानी तस्फिया इस तरह से कि, तो सेट ऑफ की कंडीशन भी तो हो सकती है सर, क्योंकि दोनों हाँ साइड पे बिल्कुल, डेट। सेट ऑफ कह सकते, लेकिन इन्होंने इसको क्लियरेंस कहा, क्लियरेंस अरेंजमेंट कहा है, इसको सेट ऑफ नहीं कहा, सेटअप नहीं क्योंकि था। देखिए हालांकि वैसे ये बिल्कुल उसको, ट्रू सेटअप की पूरी ट्रू कंडीशन है कि ज़ाहिर है वो हाँ अगर उसकी बिल्कुल बिल्कुल, आप नेग्लिजेंस सेट से ऑफ भी हुआ खराब तो कर सकते। उस तरफ भी डेट खड़ा हो गया। आप उसको हम्म। डिटरमाइन भी कर रहे हैं उस डेट के हिसाब से, उस एसेट की वैल्यू को, मॉर्गेज के एसेट की वैल्यू को, तो वो हम्म। एक डेट की सूरत में खड़ी हो गई और इधर से ऑलरेडी डेट था। टू डेट जी मेरे ख्याल में तो सेट ऑफ की ये एक वैसे हमने कंपलसरी सेट ऑफ पढ़ा था, उसकी कंडीशन भी बनती है वैसे, अगर वो पे नहीं कर जी पा रहा जी हाँ, उसको। जी हाँ। सेट ऑफ देखिए इस सूरत में बनेगा जहां पर उसने माल जाया कर दिया, ठीक है, अब उसके ऊपर उसकी कीमत अदा करना उस पर डेट बन चुका है। अगर वो डेट बन चुका है मॉर्गेजी पर, और मॉर्गेजी के ऊपर वैसे ही डेट खड़ा है, मतलब इस तरह से है कि ये जाया करने की वजह से उस पर एक डेट बना, उसको वैल्यू, वहाँ उसको कंपनसेट करना था, ये भी एक डेट बन गया, और उसके अगेंस्ट एक और डेट खड़ा है, उसी का डेट खड़ा है दूसरे के ऊपर, तो ये आपस में इस सूरत में सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने सेट ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करने के बजाय क्लियरेंस अरेंजमेंट इसलिए कहा है कि जिस दिन अगर ये हो जाए तो उस दिन तो डेट खड़ा नहीं होगा ना एकदम से, यानी ये डेट सेट ऑफ की सूरत भी बन सकती है और तस्फिये की सूरत भी बन सकती है, कि जिस दिन ये नुकसान हुआ वो उस दिन आपस में तय कर लें, ठीक है, आपने जो मुझे वापस करने थे उसी में से, मतलब आप फिर मुझे ना अगर फर्ज करें कि 1 लाख रुपए का डेट था, और ये जो एसेट था वो फर्ज करें कि 90,000 का था, 90,000 जिस दिन जाया हुआ उस दिन उसकी वैल्यू 90,000 थी, तो आप 90,000 उसको माफ कर देंगे। आप ये कह देंगे ठीक है, तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए देने थे और 90,000 उस एसेट की वैल्यू है, तो आप मुझे 1 लाख वापस नहीं करें, आप मुझे सिर्फ 10,000 ही वापस करें, 90,000 ये जो मैंने आपको देने हैं कंपनसेशन के जुमरे में, ये उसके अगेंस्ट हो जाएगा जो आपने मुझे देने हैं, तो आपसे मुझे 10,000 पे करें और 90,000 इसके अगेंस्ट सेटल हो जाएंगे। और अगर वो चीज 1,20,000 की बिकती है फर्ज करें, तो आप 1 लाख करके अपना उसमें से तस्फिया करके क्लियरेंस करके बाकी 20,000 उसको वापस कर देंगे। ठीक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सेट ऑफ की भी एक कंप्लीट सूरत बन सकती है। फिर ये आगे कहते हैं मॉर्गेजर कैन मॉर्गेज एन एसेट दैट इज ओड टू हिम बाय द मॉर्गेजी whether the asset is kept by the mortgagee as a trust such as deposited or lent asset and investment account। ये क्या कहना चाह रहा है? वो ये कह रहा है कि अगर मॉर्गेज मॉर्गेजर मॉर्गेजर का एसेट मॉर्गेजी के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है ना कि डेट खड़ा होने से पहले ही कोई चीज मॉर्गेज मॉर्गेजी के पास ऑलरेडी पड़ी हो,
जैसे बैंकों में होता है। मसलन वो कैसे ये चीज पड़ी हो सकती है, वो फिर ये कह रहा है एज अ ट्रस्ट अमानतन पड़ी हुई है वो चीज, जैसे कि डिपॉजिटेड, सच एज डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड का लफ्ज जब भी आए तो आप समझ जाए कि वो अमानत की बात कर रहा है। हमने पहले भी स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था, जहां पर ये अमानत के लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल करता है उसको डिपॉजिट का नाम देता है। ठीक है, तो ये डिपॉजिट से मुराद बैंक डिपॉजिट नहीं है, अमानत है। जैसे उसके पास बतौर अमानत पड़ी हो, जैसे कि कोई चीज बतौर अमानत रखी आ रही है, अमानत रखी जाए। और लेंट एसेट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट से मुराद वो है, क्या कहते हैं उसको, जो आपके पास सेविंग अकाउंट्स हैं। ठीक है। मुदारबा अकाउंट से, लेंट, मुदारबा जी, अकाउंट। मुजारिबा अकाउंट। लेंट एसेट से मुराद कोई ऐसा एसेट जो कि उसको इस्तेमाल में फ्री में दिया हुआ है। आरियतन जिसको कहते हैं ना, आपके यहाँ उर्दू में आरिया का लफ्ज, आरियतन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कोई एसेट जो कि आरियतन फ्री में इस्तेमाल के लिए दिया हुआ, अगर वो उसके अगेंस्ट चार्ज करेगा तो वो इजारा हो जाएगा, फ्री में देगा तो वो आरिया हो जाएगा। ठीक है। तो ये बतौर ट्रस्ट वो एसेट उसके पास ऑलरेडी पहले से मौजूद हो सकता है। जैसे कि कोई चीज उसके पास अमानतन पड़ी हो, या फिर कोई चीज आरियतन मौजूद हो, या मुजारिबत अकाउंट हो। मुजारिबत अकाउंट भी तो ट्रस्ट होता है आपका। जो मुजारिब है वो अमीन होता है रब्बुल माल का, कि वो अपनी नेग्लिजेंस नहीं करेगा उसके माल की हिफाजत में, सही जगह इन्वेस्ट करेगा। और अगर उसकी नेग्लिजेंस साबित होती है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हुक्म भी बेसिकली अमानत का है। ठीक है। ये सूरत हाल उमूमन बैंकों में आती है। आपका कस्टमर है ऑलरेडी, किसी बैंक का ऑलरेडी कस्टमर है, और उसका सेविंग अकाउंट आपके पास खुला हुआ है, उसमें डिपॉजिट किया हुआ है, टीडीआर। अब वो आपसे फाइनेंस भी लेता है। ठीक है। डिपॉजिट पहले किया हुआ है, फाइनेंस वो आपसे बाद में ले रहा है। तो उस फाइनेंस लेते हुए वो ये कह सकता है, आपके दरमियान ये डील हो सकती है कि ये जो टीडीआर बनवाई हुई है ना तुमने, ये बतौर रहन बैंक को दिया जाएगा, बैंक के पास बतौर रहन मौजूद होगा। अब बेसिकली क्या हुआ, उस फाइनेंसिंग के नतीजे में ये टीडीआर नहीं रखवा रहा, ये टीडीआर तो पहले से मौजूद था उसके पास, बतौर मुजारिबत अकाउंट वो पहले से मौजूद था। तो ये उस तरह की केसेस में बात कर रहे हैं कि अगर वो एसेट पहले से ही मॉर्गेजर के पास मौजूद हो तो ये जायज है, उसी को ही वो बतौर रहन दे सकता है। बस इतनी सी बात कर रहे हैं। या ये कि ये जो माल उसके पास पड़ा है एज अ गारंटीड एसेट पड़ा हुआ है। पहले वाले केस में एज अ ट्रस्ट पड़ा हुआ था, बतौर अमानत पड़ी हुई थी। अब के केस में उसके पास बतौर गारंटीड एसेट पड़ा हुआ है, यानी वो ऐसा एसेट है जो कि उसको हर हाल में लौटाना है, गारंटीड है। जैसे करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का हुक्म आपको पता कर्ज का है। तो कर्ज आपके पास करंट अकाउंट अगर कोई रखा हो तो वो, उसके पास जितना भी डिपॉजिट है वो गारंटीड है। बैंक के पास वो गारंटीड डिपॉजिट है, किसी भी नुकसान की सूरत में बहरहाल बैंक को वो हर हाल में लौटाना है। ठीक है। एंड एसेट्स रिटेन्ड आफ्टर नलिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट फासिद हो जाए, जिसको कहते हैं ना कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फासिद हो गया, अक़द फासिद हो गया, और उसकी बुनियाद पर आपने कोई कब्जा कर लिया। ठीक है। अक़द फासिद तो आपके ऊपर वो बतौर रिस्क आपके पास है, आप उसके जामिन है, आपको वो लुटाना है हर हाल में। तो वो कह रहे हैं कि इन सूरतों में, इन तमाम सूरतों में जिसकी उन्होंने बयान की, कि या तो ट्रस्ट की सूरत में आपके पास मौजूद हो, चाहे वो गारंटीड एसेट के तौर पर आपके पास पहले से मौजूद हो, तो मॉर्गेजर उन्हीं एसेट्स को जो कि मॉर्गेजी के पास पहले से मौजूद है, उन्हीं को वो मॉर्गेज करवा सकता है, उन्हीं को वो रहन पे ले सकता है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। फिर ये कहते हैं इन द लेटर केस द स्टेटस ऑफ द मॉर्गेजी विल कंसिक्वेंटली चेंज फ्रॉम कीपिंग द एसेट ऑन गारंटी बेसिस टू कीप इट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। एक क्लॉज हमने कहीं पढ़ी थी, अगर आप याद करें तो हमने कहा था कब्जे अमान से कब्जे जमान में जा रहा है, या कब्जे जमान से कब्जे अमान में आ रहा है। याद आ रहा है जी आपको कुछ? बिल्कुल याद है सर, बिल्कुल कब्जा में पड़ी थी हमने कि अगर कब्जे कोई में पढ़ी थी हमने, पोजीशन में आपके पढ़ी पास अगर कोई पोजीशन में एज ए अमान में है, तो उसको जमान में भी कन्वर्ट हो सकती है और जबान वाली अमान में भी कन्वर्ट हो सकती है। थी। और यस, उसके लिए दोबारा उसको कब्जा लेना या कब्जे की कोई जरूरत नहीं बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल 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 वही बात है। देखिए, अगर आपके पास अमानतन पड़ा हुआ है, अब आपके पास बतौर रहन आ रहा है, तो अमानत अमानत में ही आ रहा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगर आपके पास वो पहला केस है जो एज अ ट्रस्ट आपके पास पड़ा हुआ है, तो अमानत से अमानत में कन्वर्ट हो रहा है, मसला कोई नहीं।
लेकिन सवाल तब उठता है जब वो बतौर जमानत आपके पास पड़ा हो, करंट अकाउंट आपके पास बतौर जमानत है, तो उसको आप अमानत में ला रहे हैं। तो इसके लिए फिक्रमंदी की कोई जरूरत नहीं है, कब्ज़े जमान कब्ज़े अमान में बदल सकता है खुद ब खुद। ठीक है, ये इसका जो कब्जा है आपका अमान से जमान में बदलेगा। आगे चलते हैं। द मॉर्गेजर कैन मॉर्गेज अ बोरोड एसेट और अ रेंटेड एसेट ऑन परमिशन ऑफ द ओनर इन बोथ केसेस। वो कह रहे हैं कि मॉर्गेजर, राहिन, वो कोई ऐसा एसेट भी रहन के तौर पर रखवा सकता है जो कहीं से बोरो किया उसने, खुद किसी से उसने कर्जा लिया है और वही कर्जे की रकम आपको बतौर रहन दे रहा है। ठीक है, कोई बोरोड एसेट हो सकता है, कोई उसने कोई चीज इस्तेमाल के लिए ली थी, वो चीज आपको दे दी है बतौर रहन। लेकिन इस सूरत में आपको असल ओनर के उसकी जरूरत होगी, कंसेंट की जरूरत होगी। आप किसी और की चीज दे रहे हैं रहन के तौर पे, तो जाहिर है उसकी आप परमिशन लेंगे ना, आप उसकी परमिशन से करेंगे। या ये कि आपने कोई एसेट रेंट पे लिया है, ठीक है, घर आपने किराए पे लिया है, आपका आपका एसेट नहीं है, आपने किराए पे लिया है, उसकी मनफियत आपकी है, लेकिन असल जो एसेट है वो आपका नहीं है। तो उस सूरत में वो घर भी आप बतौर रहन दे सकते हैं, लेकिन मालिक से पूछेंगे, मालिक से पूछ कर आप रहन देंगे। ठीक है, ये भी बड़ी सिंपल सी बात है। इफ अ borrowed or rented mortgage is used for repayment of the default debt, वैसे तो कोई हर्ज नहीं, आप इसको डेट उसमें दे सकते हैं बतौर सिक्योरिटी। लेकिन मसला तब आएगा जब ये डिफॉल्ट की सूरत में ये रीपेमेंट के लिए यूज हो, तो उस सूरत में क्या करेंगे आप? तो उस सूरत में वो कह रहा है कि अगर ये जो उधार लिया हुआ माल या रेंटेड माल अगर यूज किया जाए रीपेमेंट के लिए डिफॉल्ट की सूरत में, तो द ऑनर ऑफ द एसेट शुड हैव द राइट ऑफ रिकोर्स। तो उस सूरत में जो मालिक है, असल मालिक, वो मुतालबा करेगा मॉर्गेजर से कि भाई ये मुझे इसकी तुम कीमत अदा करो, ये कंपनसेट करो जरा मुझे, फॉर कंपनसेशन इन काइंड इफ द मॉर्गेज एसेट इज अ फंजिबल एसेट और इन वैल्यू इफ अदरवाइज। या तो ये कि जो मॉर्गेज एसेट या तो फंजिबल एसेट्स हो, या फिर कोई भी एसेट हो, तो उस सूरत में उसके ऊपर पास रिकोर्स का राइट होता है कि वो चाहे तो उससे उससे उसकी कंपनसेशन मांगे। अगर वो मिसली है, मतलब फंजिबल एसेट है, तो वो क्या कहते हैं, उसी की मिसल मांगेगा। कहना ये चाह रहा है, अगर वो मिसली है, जैसे कि फर्ज करें कि उसने आटा रहन पे रखवाया, वो बेसिकली ऑनर उसको कोई और था, उसकी इजाजत से आपने रहन पे तो रखवा दिया, लेकिन आटा उसने मॉर्गेजी ने उसको बेच दिया अपने अपने डेट को पूरा करने के लिए। तो उस सूरत में बतौर कंपनसेशन मॉर्गेजर उसको आटा ला के देगा। लेकिन अगर ये फंजिबल नहीं है, कोई और एसेट है, तो उसकी कीमत वो अदा करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। व्हेन अ बोरोड और रेंटेड मॉर्गेज एसेट पेरिशेस इन द हैंड्स ऑफ द मॉर्गेजर, द मॉर्गेजर हैज टू कंपनसेट द ओनर। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर वो मॉर्गेजर के पास वो चीज जाया होती है, तो मॉर्गेजर की जिम्मेदारी है कि वो उसके ओनर को कंपनसेट करे। और अगर वो रेंटेड प्रेमिसेस है और वो हलाक हो जाए या जाया हो जाए, तो वो उस सूरत में जिम्मेदार है जब वो नेग्लिजेंस करे। ठीक है, अगर वो बोरोड है, तो वो उसकी जिम्मेदारी, अगर वो मॉर्गेजर के हाथों पैरिश हो रहा है, अगर वो बोरोड एसेट है, तो वो क्या कहते हैं, उसके ऑनर को कंपनसेट करेगा। लेकिन अगर रेंटेड है, तो वो ऐसे कंपनसेट नहीं करेगा। अगर आपने इजारा पढ़ा है, आपने ऑब्वियसली पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि इजारे में जो किराएदार है वो तब जिम्मेदार है जहां पर वो नेग्लिजेंस करेगा। उस एसेट के डिस्ट्रॉय होने की सूरत में वो तभी जिम्मेदार होगा जब वो कोई ऐसी नेग्लिजेंस वाली चीज करेगा। ठीक है, तो ये सूरत यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि अगर वो उस घर में या उस रेंटेड एसेट को मतलब पेरिश हो जाता है, जाया हो जाता है, तो उस सूरत में वो जिम्मेदार होगा जब वो नेग्लिजेंस करेगा। अगर उसकी नेग्लिजेंस नहीं है तो वो जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, ये फर्क है बोरोड एसेट में और मॉर्गेजेस। मेरे ख्याल में दो तीन क्लॉजेस और कर लेते हैं, फिर बाकी हम कल पे रखते हैं। In ठीक। a sale contract, the seller has the right to stipulate a condition that the buyer, after actual constructive possession of the goods, should mortgage it to him against the
डेफर्ड प्राइस। ये कहना ये चाह रहा है कि जो गुड्स का सेलर है, यानी सेलर के पास ये राइट है कि वो ये कंडीशन लगाए कि बायर खरीदने के बाद वही माल मेरे पास बतौर मॉर्गेज रखेगा, डेफर्ड पेमेंट के अगेंस्ट। ये आपकी परफेक्ट एग्जांपल है प्लेज की। मुराबाहा, अगर आप मुराबाहा में प्लेज लेते हैं, आपने कोई एसेट खरीदा, कस्टमर को बेचा, लेकिन कस्टमर को बेचने के बाद आपने उसी को प्लेज में रखवा दिया। प्लेज प्लेज समझते हैं ना आप? जी समझ गए सर। वो जिसको हम नॉर्मली एडवांस अगेंस्ट मुराबा भी कहते हैं, प्लज मुराबा भी कहते हैं, वो इसी तरीके से होता है। जी। प्लेज प्लेज बेसिकली वो सिक्योरिटी होती है जिसमें उसका पोजीशन बैंक के पास होता है, कस्टमर के पास उसका पोजीशन नहीं होता। ऑनरशिप तो खैर कस्टमर की रहती है, लेकिन बैंक अपने गोदाम में या अपना मुकद्दम कोई रखता है जिसकी जिसकी तहवील में वो एसेट रहता है। तो आपने मुराबाहतन कोई चीज बेची, और फिर उस एसेट, चूंकि उसने अब उधार देना आपको वापस का मतलब आपने उधार पे बेचा है तो उसने आपकी प्राइस अभी पे करनी है। उस प्राइस को, उस उधार को, उस डेट को सिक्योर करने के लिए यही एसेट जो मैंने उसको बेचा है, ये मैं अपने पास बतौर प्लेज रखवा लेता हूँ कि भाई जब तुम अदा करोगे तो मैं ये रिलीज करूंगा। ठीक है। तो वो जब अदा करता है तो आप उसको रिलीज करते हैं, या वो जितना पेमेंट करता है आप उसको रिलीज करते चले जाते हैं। ये उसकी बात कर रहा है, कह रहा है कि ये जायज है। ठीक है। फिर ये कहता है कि एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द मॉर्गेज एसेट एज वेल एज इट्स इनकम इज कंसिडर्ड टू बी मॉर्गेज अलोंग विद द। ऑब्वियस सी बात है कि देखिए आपने कोई एसेट लिया है और वो एसेट, उसकी ग्रोथ हो रही है। आपने जानवर लिए थे, बतौर मॉर्गेज एसेट अपने पास रखे थे, जानवरों ने आगे बच्चे उसके हो गए, उसके मजीद बढ़ गए, मतलब ये कि तादाद बढ़ गई उनकी। तो वो कह रहा है कि ये जो तादाद बढ़ी है ये अपने पेरेंट्स के साथ जो दूसरे जानवर हैं वो मॉर्गेज ही होंगे, मॉर्गेज ही रहेंगे। हाँ, मगर ये कि अगर ये अपने दो पार्टीज मिलकर कोई और चीज डिसाइड करें कि भाई अगर इसमें इजाफा होगा तो फिर वो इजाफा फिर मॉर्गेजी को दिया जाएगा। तो इस तरह की अगर कोई आपने कंडीशन लगाई है तो ठीक है, अदरवाइज वो आप पर ही मतलब वो मॉर्गेज का पार्ट ही रहेगा। बस ये आई थिंक के ये आखिरी क्लॉज कर लेते हैं, 3/2/9। ये आगे देखें, तीन चार क्लॉजेज और हैं, फिर ये कंप्लीट खत्म ही हो जाएगा। चलें देखते हैं। द मॉर्गेजर कैन बेनिफिट फ्रॉम द मॉर्गेज एसेट ऑन परमिशन ऑफ द मॉर्गेजी। ठीक है, वैसे उसूलन तो मॉर्गेजर को राइट नहीं होता उस एसेट को यूज करने का, उसके पास ये इख्तियार नहीं है क्योंकि ये उसके पास बतौर अमानत रखी हुई है। लेकिन अगर मॉर्गेजर आपको इजाजत दे दे, मॉर्गेजी सॉरी मॉर्गेजी आपको इजाजत दे दे, तो मॉर्गेजर उससे बेनिफिट ले सकता है। द मॉर्गेजर कैन बेनिफिट, यानी कि जो राहिन है वो उस मॉर्गेज एसेट से बेनिफिट हासिल कर सकता है ऑन परमिशन ऑफ द मॉर्गेजी। मॉर्गेजी अगर उसको इजाजत दे दे तो वो उससे बेनिफिट उसके अपने इस्तेमाल में रह सकती है बात चीज। वेयर इज द मॉर्गेजी हैज नो राइट एट ऑल टू एंजॉय फ्री ऑफ चार्ज बेनिफिट फ्रॉम द मॉर्गेज एसेट विद और विदाउट परमिशन ऑफ द मॉर्गेजर। लेकिन मॉर्गेजी को ये राइट नहीं है कि वो उन एसेट्स को फ्री में इस्तेमाल करे, चाहे वो मॉर्गेजर की कंसेंट ही क्यों ना ले। ठीक है। मॉर्गेजी को कोई राइट नहीं है कि वो एसेट उसके पास बतौर अमानत पड़े हुए हैं, लिहाजा उसको यूज करने का कोई उसके पास राइट नहीं है, चाहे मॉर्गेजर उसको इजाजत ही क्यों ना दे। हाउएवर, ऑन परमिशन of the mortgager, the mortgagee can utilize the mortgage asset against the normal pay for similar assets। अगर इजाजत दे तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट आप उजरत मिसल देंगे। देखिए ऊपर वो मना कर रहा है, यहाँ ऊपर वो मना कर रहा है, सॉरी मैं हाईलाइट करना भूल गया, यहाँ पर वो मना कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करने से मना कर रहा है, कि मॉर्गेजी को, मुर्तहिन को ये हक हासिल नहीं है कि माले मरहून से वो इस्तेफादा करे फ्री में, उसको ये राइट नहीं है। हाँ, मॉर्गेजी उसको यूज कर सकता है मॉर्गेजर के कंसेंट के साथ, अगर वो उसकी उजरत मिसल दे, यानी उस एसेट का नॉर्मली जो किराया बनता है वो उसको अदा करे तो फिर उसको इस्तेमाल कर सकता है। द mortgagor should bear all actual expenses relating to reparation of the mortgage asset and its preserve। देखिए जो एसेट है
उसकी जो समझ ले कि हिफाजत की जिम्मेदारी, उसके जो कॉस्ट है प्रिजर्वेशन की, और उसकी जिसको कहते हैं मेंटेनेंस की, वो जिम्मेदारी बेसिकली मॉर्गेजर की है। क्योंकि मॉर्गेजर की चीज पड़ी हुई है, और मॉर्गेजी के पास तो वो बतौर अमानत पड़ी हुई है, वो तो बेचारा उससे इस्तेफादा भी नहीं कर सकता, उल्टा उसकी मेंटेनेंस भी आप उस पर डाल देंगे तो ये दुरुस्त नहीं होगा। तो मॉर्गेजर के ऊपर ही ये सारी जिम्मेदारी है कि वो उसकी मेंटेनेंस को करे। Where the when the mortgagee pays such expenses with or without permission of the mortgager, he has a right to recourse। अगर mortgagee इसको पे करे इन एक्सपेंसेस को जो कि उसकी मेंटेनेंस के लिए हैं या उसको खराबी से बचाने के लिए हैं, अगर mortgagee पे करे तो उसके पास ये राइट है कि वो mortgager से मांग ले कि भाई मैंने ये तुम्हारा एसेट था, मैंने इसकी मेंटेनेंस की है, तो इसके पैसे तुम अदा करोगे। फिर वो कह रहे हैं द मॉर्गेजी के ऊपर क्या जिम्मेदारी है। मॉर्गेजी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि द मॉर्गेजी शुड बेयर ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सेफ कीपिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड सेलिंग ऑफ द मॉर्गेज एसेट। उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो उसकी हिफाजत से रिलेटेड जो पैसे उसको पड़ रहे हैं, यानी मुकद्दम के चार्जेस हैं, वो उसको अदा करे, मॉर्गेजी अदा करे। सेफ कीपिंग बेसिकली मॉर्गेजी की जिम्मेदारी है कि वो अमानतन उसके पास पड़ा हुआ है, तो उसकी वो सेफ कीपिंग भी करे। उसकी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, अगर उसको बेचना पड़ रहा है उसकी, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। उसकी सेल उसकी जो सेलिंग के एक्सपेंसेस हैं, वो तमाम के तमाम मॉर्गेजी की जिम्मेदारी है, एक्सेप्ट व्हेन द टू पार्टीज एग्री दैट द मॉर्गेजर शुड बेयर ऑल सच एक्सपेंसेस। अगर हाँ दोनों पार्टीज इस बात पे इत्तेफाक कर लें कि मॉर्गेजर ये तमाम एक्सपेंसेस भी बेयर करेगा, तो फिर तो बात अलग ही होगी। लेकिन अगर उन्होंने ये स्टिपुलेट नहीं किया किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर मॉर्गेजी की है। फिर ये कहते हैं विद ड्यू कंसिडरेशन टू आइटम 5, आइटम 5 की कंसिडरेशन के साथ, आइटम 5 की रियायत के साथ जो कि आगे आएगा, इट इज परमिसिबल टू मॉर्गेज डेट, यानी डेट्स को भी आप मॉर्गेज कर सकते हैं। हमने बात की थी ना कि डीएससीज एसएससीज को भी बतौर मॉर्गेज, टीडीआर को भी बतौर मॉर्गेज या बतौर सिक्योरिटी या बतौर रहन आप दे सकते हैं, वेदर सच डेट इज ओड बाय द मॉर्गेजी और एनी वन एल्स। चाहे ये जो डेट है ये मॉर्गेजी के ऊपर हो, चाहे किसी और के ऊपर हो। ठीक है, अगर मॉर्गेजी के ऊपर है, जैसे हमने मिसाल दी थी ऊपर कि करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का फर्ज करेंगे कोई बैलेंस पड़ा हुआ है, और वही करंट अकाउंट का बैलेंस बतौर सिक्योरिटी दी जा रही है, तो ये उस सूरत में फॉल करेगा। तो करंट अकाउंट बेसिकली डेट है ना उस पर, बैंक के ऊपर। तो वो डेट चाहे मॉर्गेजी के ऊपर हो यानी बैंक के ऊपर हो, या ये डेट किसी और के ऊपर हो, और वो उसको उसके इंस्ट्रूमेंट पे ले आया आपके पास। ठीक है, मसलन डीएससी एसएससी उसने बनवाए हुए हैं, तो नेशनल सेविंग्स जो है वो बेसिकली उसके ऊपर डेट है, और वो आपके पास अगर वो रखवाता है, तो वो किसी और का डेट आपके पास बतौर सिक्योरिटी रखवा रहा है, तो ये इसकी इजाजत ये दे रहा है। डीएससी एसएससी अगर नॉन कंप्लाइंट हो, तो नॉन कंप्लाइंट होने की वजह से उसकी इजाजत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई और टीडीआर है, कोई शरिया कंप्लाइंट सर्टिफिकेट है, तो वो बिल्कुल उसको रहन दे सकता है। फिर ये कहते हैं possession of a mortgage debt takes place by possession of the debt's document or by attestation of the debt at the time of its mortgaging। कि अगर वो डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी पोजीशन उस वक्त पता चलेगी जब वो पोजीशन बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के जरिए से, यानी कि वो आप इंस्ट्रूमेंट आप दे दें उसको, मॉर्गेजी को, या फिर ये कि डेट को आप अटेस्टेशन करवा लें एट द टाइम ऑफ इट्स मॉर्गेजिंग। व्हेन अ डेट इज, जैसे नॉर्मली एलजीज असाइन करवाते हैं आप, तो इस तरह की चीजें हैं। व्हेन अ डेट इज मॉर्गेज द मॉर्गेजी बिकम्स मोर एंटाइटल्ड टू इट देन एनीवन एल्स। जब वो उस डेट को मॉर्गेज किया जाता है, तो जाहिर है वो जो मॉर्गेजी का हक है वो दूसरों से सबसे ज्यादा होगा, वो ज्यादा हकदार होगा उस डेट का। ठीक है, यहाँ पर हम बस रोक लेते हैं इंशाल्लाह। कल हम 3/3 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, 3/3 के बाद वैसे कोई इतना ज्यादा है नहीं, तो ये कल इंशाल्लाह बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं।